सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9th के अंतर्गत समास करेंगे। समास का अर्थ है दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करना। जब हम दो या दो से अधिक शब्दों के लिए किसी एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। समास का अर्थ क्या हुआ? संक्षिप्त करना। यानी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को समस्त पद कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक पद अपनी विभक्ति को छोड़कर आपस में मिलते हैं तो इनके मिले संक्षिप्त रूप को हम समास कहते हैं। जैसे हम कहते हैं रसोई घर। रसोई घर का अगर हम विग्रह करें तो इसका बनेगा रसोई के लिए घर। ठीक है। आम भाषा में हम रसोई के लिए घर शब्द इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम कहते हैं रसोई घर में मम्मी खाना बना रही हैं। तो जो रसोई घर शब्द है ये हमारा समास है और रसोई के लिए घर ये इसका विग्रह है। इस विग्रह को हम समस्त पद भी कहते हैं। इसके हम कुछ और नए उदाहरण भी लेंगे, जैसे ब्रजरज। ब्रजरज ये है हमारा समास। इसका अगर हम विग्रह करें तो इसका बनेगा ब्रज की रज। जलमग्न, जल में मग्न, तो समस्त पद क्या है हमारा? जल में मग्न। और जब हमने इसके लिए इसके संक्षिप्त रूप का प्रयोग किया तो हमने इसका समास बना दिया जलमग्न। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। यानी जब हम दो या दो से अधिक शब्दों के लिए किसी एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह संक्षिप्त रूप हमारा समास कहलाता है। तो समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा बहुव्रीहि समास और छठा द्वंद्व समास। कुछ लोग कर्मधारय तथा द्विगु को तत्पुरुष समास के ही भेद मानते हैं। ठीक है। तो समास के भेदों के अंतर्गत आज हम पहला समास करने जा रहे हैं अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास, जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्यय का क्या अर्थ है? अव्यय वो शब्द होता है जिस पर लिंग, वचन, कारक इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह हर स्थिति में एक ही रहता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। ठीक है। तो अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय होता है और कभी कभी इसका दूसरा पद भी अव्यय देखा जा सकता है। जैसे यथा समय, तो समय के अनुसार। अब जो ये के अनुसार शब्द है इस पर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मैं कहती हूँ कि मेरे सीता के अनुसार राम अच्छा लड़का है, या फिर मैं कहूँ राम के अनुसार सीता अच्छी लड़की है, तो के अनुसार शब्द में कोई चेंज नहीं आया, कोई अंतर नहीं पड़ा। तो के अनुसार शब्द क्या हुआ? हमारा अव्यय हो गया। आप लोगों को उम्मीद है अव्यय समझ आ गए होंगे क्या होता है। आज जन्म, इसका विग्रह करेंगे तो जन्म से लेकर। अब आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, एक शब्द दिया होगा जैसे दिन भर, तो इसका विग्रह क्या होगा? सारे दिन। तो आपको इसका विग्रह करना होगा और विग्रह करके आपको समास का नाम बताना होगा। अव्ययीभाव समास में एक चीज़ जो है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, इसमें एक शब्द की जब 2 बार पुनरावृत्ति होती है तो वह भी अव्ययीभाव समास में आता है। जैसे हाथों हाथ, विग्रह करेंगे हाथ ही हाथ में, दिनों दिन, प्रत्येक दिन, रातों रात, रात ही रात में। ठीक है। ये हमारे आ जाएंगे अव्ययीभाव समास के अंतर्गत। दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वो समास होता है जिसमें कारक की विभक्तियाँ होती हैं और इसमें हमेशा दूसरा पद प्रधान होता है। जब हम तत्पुरुष समास में विग्रह करके विग्रह को दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर उसका समस्त पद बनाते हैं, समास बनाते हैं, तो इसमें विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। ठीक है। आप लोगों ने छोटी कक्षा में कारक किए होंगे। कारक में जैसे कर्ता की विभक्ति चिन्ह है ने, कर्म का विभक्ति चिन्ह है को, करण का विभक्ति चिन्ह है से, संप्रदान का विभक्ति चिन्ह है के लिए, अपादान का विभक्ति चिन्ह है से। ये जो से है ये अलग होने की सेंस में यूज़ किया जाता है। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है का, के, की, और अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है में पर।
तो तत्पुरुष समास में हमारी कारक की विभक्तियाँ चलती हैं और उसी के अनुसार इस समास का निर्धारण किया जाता है। जैसे गगन चुम्बी, गगन को चूमने वाला, तो को आ गया। को किसका विभक्ति चिन्ह है? कर्म का। तो ये हो गया हमारा कर्म तत्पुरुष समास। वन गमन, वन को गमन यानी वन को जाने वाला, को विभक्ति चिन्ह आ गया। तो को विभक्ति चिन्ह किसका है? कर्म का। तो कर्म तत्पुरुष समास। तीसरा है हमारा करण तत्पुरुष समास। इसका विभक्ति चिन्ह है से। ये साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, इसमें से भी हो सकता है और के द्वारा भी हो सकता है, दोनों ही ठीक हैं। विग्रह करने के लिए से शब्द भी उपयुक्त है और के द्वारा शब्द भी बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों का ही एक अर्थ होता है। तो हाथ से लिखा हुआ या हाथ के द्वारा लिखा हुआ, तो ये हमारा जो करण तत्पुरुष समास में मैंने आपको अभी बताया, करण तत्पुरुष समास में जो से शब्द है वो साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे रेखांकित, रेखा से अंकित। श्रम साध्य, श्रम से साध्य। तीसरा है हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास। इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए। जैसे पाठशाला, पाठ के लिए शाला। दान पात्र, दान के लिए पात्र। समास पढ़ाते हुए मैंने सबसे पहले आपको एग्जांपल दिया था रसोई घर, रसोई के लिए घर। तो ये हो गया हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास। अगला है हमारा अपादान तत्पुरुष समास। संबंध अपादान संप्रदान तत्पुरुष समास। पांचवा अगला हमारा अपादान तत्पुरुष समास। इसका विभक्ति चिन्ह भी से है, पर लेकिन इसमें जो से शब्द है वो अलग होने के सेंस में प्रयोग किया जाता है, अलग होना। जैसे मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। धनहीन, धन से हीन यानी जो उससे अलग हो गया है। देश से निकाला, देश से निकाला हुआ, तो अलग होने की सेंस में प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए ये हो गया हमारा अपादान तत्पुरुष समास। पांचवा है हमारा संबंध तत्पुरुष समास। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संबंध प्रकट किया गया हो, या एक व्यक्ति एक वस्तु का संबंध प्रकट किया गया हो, या दो वस्तुओं का संबंध प्रकट किया गया हो, जिसमें विभक्ति चिन्ह का के की प्रयोग किया जाएगा, वहाँ पर हमारा संबंध तत्पुरुष समास होगा। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार। गंगा जल, गंगा का जल। अमृत धारा, अमृत की धारा। नगर सेठ, नगर का सेठ। ठीक है, का आ गया, तो हमारा होगा संबंध तत्पुरुष समास। अगला है हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? में और पद। पद आसीन, पद पर आसीन। विश्व विख्यात, विश्व में विख्यात। शरणागत, शरण में आगत, आगत का अर्थ होता है आया हुआ। आप बीती, अपने आप पर बीती हुई। एक हमारा होता है नंज तत्पुरुष समास। वैसे तो ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं आएगा, पर फिर भी मैं आप लोगों को करवा देती हूँ। नंज तत्पुरुष समास वो होता है जहाँ पर अभाव, न्यूनता या निषेध के अर्थ में शब्द से पहले अ, अन या न लगकर जो समास बनाया जाता है उसे हम नंज तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अनीति, जो नीति नहीं है, यानी ये नकारात्मक होते हैं, तो इसमें नहीं शब्द आता है। अयोग्य, न योग्य। अपूर्व, न पूर्व। अधर्म, न धर्म। तो ये हमारा हो गया तत्पुरुष समास। अगला है हमारा कर्मधारय समास। छोटी कक्षाओं में आपने विशेषण और विशेष्य पढ़े होंगे। विशेषण वो होता है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, वो विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य। ठीक है, जैसे नीली गाय, तो नीली शब्द क्या है? विशेषण, और विशेष्य क्या हुआ? गाय, क्योंकि गाय की विशेषता बताई जा रही है। तो कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पहला पद उपमेय और दूसरा उपमान होता है, तो वहाँ पर हमारा कर्मधारय समास होता है। यानी एक विशेषता होती है और दूसरा जिसकी विशेषता बताई जाती है वो चीज़ होती है। जैसे आपका है कृष्ण पक्ष, कृष्ण है जो पक्ष, तो पक्ष की विशेषता क्या है? वो कृष्ण है। ठीक है, श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, अंबर वस्त्र भी होता है, अंबर आकाश को भी कहते हैं। वस्त्र भी सफ़ेद हो सकता है और आकाश भी सफ़ेद होता है।
तो यानी अंबर की विशेषता क्या बताई गई है, वो सफ़ेद है। नील गाय, नीली है जो गाय, गाय की क्या विशेषता है, वो नीली है। तो जो नीली शब्द है वो विशेषण है यानी उपमान है, और गाय जो है वो विशेष्य है यानी उपमेय है। महात्मा, महान है जो आत्मा, आत्मा की क्या विशेषता है, वो महान है। उम्मीद है आपको कर्मधारय समास भी समझ आ गया होगा। अगला है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास की विशेषता ये होती है कि इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, यानी इसमें गिनती आती है और वह समूह या समाहार का बोध कराता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिलोक, त्रि आ गया, त्रि का मतलब तीन, लोक तीन लोकों का समूह। पक्षद्वय, दो पक्षों का समूह। चौराहा, चार राहों का समूह। सप्तऋषि, सात ऋषियों का समूह। सतसई, 700 छंद, ठीक है। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह। सब में आप देखेंगे कि पहला पद संख्यावाची है, गिनती है, तो जब पहला पद संख्यावाची होगा तो वो हमारा द्विगु समास के अंतर्गत जाएगा। अगला है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या विशेषता है बहुव्रीहि समास की? बहुव्रीहि समास में भी यही होता है कि एक पद हमारा विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य, जैसे कि कर्मधारय समास में है, ठीक है। लेकिन बहुव्रीहि समास में हम कैसे पहचानेंगे बहुव्रीहि समास है? बहुव्रीहि समास में दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि कोई तीसरा पद ही प्रधान होता है। जैसे हमने नील उसमें किया था कर्मधारय समास में, नीलकंठ मान लीजिए, कर लेंगे एक शब्द नीलकंठ, नीला है जो कंठ, वो हो गया हमारा कर्मधारय समास। लेकिन नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, तो यहाँ बात किसकी हो रही? शिव की। नीले कंठ वाली की बात नहीं हो रही, शिव इसमें प्रधान है, इसमें नीला कंठ प्रधान नहीं है, तो ये हमारा बहुव्रीहि समास में जाएगा। जैसे दशानन, आनंद क्या होता है? मुख। दश है आनंद जिसके, यानी 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण, रावण को दशानन के नाम से जाना जाता है ना, तो ये हमारा जाएगा बहुव्रीहि समास में, क्योंकि इसमें 10 है आनंद जिसके ये प्रमुख नहीं है, इसमें क्या प्रमुख है? रावण, ठीक है। इसमें प्रधान पद क्या है? रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर यानी पेट, तो यहाँ पेट, लंबे पेट की बात नहीं हो रही, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? गणेश की, अर्थात गणेश। तो गणेश जी जो हैं वो तीसरा पद है, शिव तीसरा पद है, रावण तीसरा पद है। तो बहुव्रीहि समास में दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि कोई तीसरा पद ही प्रधान होता है। उसमें अर्थात करके कुछ दिया होगा ज़रूर, या आपको बताना होगा कि कौन सा समास है, कर्मधारय है या बहुव्रीहि है। अगर आप सिंपल देते हैं कि नीला है जिसका कंठ, तो कर्मधारय समास, लेकिन आप अर्थात करके शिव लिख देते हैं तो आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। उम्मीद है आपको बहुव्रीहि समास भी समझ में आ गया होगा। अगला है अब हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास हमारा वो होता है जिसमें हमारे दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं, और जब हम उसका विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर और शब्द लगता है, या फिर या शब्द लगता है, या फिर तथा शब्द, ठीक है। तो वो यहाँ पे हमारा द्वंद्व समास होता है। जैसे अन्न जल, अन्न और जल। भला बुरा, भला और बुरा। सीताराम, सीता और राम। हार जीत, हार और जीत। राग द्वेष, राग और द्वेष। वर वधू, वर और वधू। तो ये हो गया हमारा द्वंद्व समास। उम्मीद है आप सभी बच्चों को समास समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से हम इसकी रिवीजन कर लेते हैं। पहला है हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है और वो समस्त बोध का बोध कराता है। जैसे मैंने आपको बताया, समय यथा समय, समय के अनुसार। घर घर, प्रत्येक घर। बेकार, काम के बिना, ठीक है। ये हमारा हो गया अव्ययी भाव समास। दूसरा हमारा तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में हमारी कारक की विभक्तियाँ चलती हैं। को, से, के लिए, से, काके की, में पर।
इसमें हमारी सारी कारक की विभक्ति चलती है, वो हमारा तत्पुरुष समास होता है। तीसरा है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है, यानी एक विशेषता दी होती है, दूसरी जिसकी विशेषता होती है वो दिया होता है। जैसे मैंने आपको बताया नील गाय, नीली है जो गाय, गाय की क्या विशेषता है, वो नीली है। तो ये हो गया हमारा कर्मधारय समास। अगला है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है और वह समस्त पद का बोध कराता है। जैसे त्रिलोक, 3 लोकों का समूह, चौराहा, 4 राहों का समूह। अगला है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का मैंने आपको बताया था कि जिसमें दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ पर हमारा बहुव्रीहि समास होता है। उसमें अर्थात करके कुछ न कुछ अवश्य दिया होगा। जैसे लंबोदर, लंब है जिसका उदर, यानी गणेश, ठीक है। पंचानन, 5 है आनन जिसके, 5 मुख किसके हैं, शिव जी के। तो हो गया हमारा बहुव्रीहि समास में। इसमें दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। और आखिरी है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में हमारे दोनों पद प्रधान होते हैं और जब हम उसका विग्रह करते हैं, विग्रह करने पर और, तथा, या, इन तीनों में से कोई एक शब्द लगता है तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जैसे राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, पेड़ पौधे, पेड़ और पौधे, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। उम्मीद है आप बच्चों को ये वीडियो समझ आ गई होगी और समास आपको क्लियर हो गए होंगे।